नमस्कार साथियों। आज आपके सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस पूरे सेशन के अंदर जितने भी अभी तक यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, बिहार पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो या ओवरऑल कहीं का भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, इवन वनडे के एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस पूरी डिस्कशन के दौरान हम लगभग 8 क्वेश्चन इसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन डिस्कशन कुछ इस तरीके से रहेगा, इतना इंटीग्रेटेड रहेगा और व्यापक पैमाने पर रहेगा कि आप लगभग उन 8 क्वेश्चन से 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसका आप ये जैसा लिखा देख पा रहे होंगे, ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हमने संविधान की जो सोर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, संविधान के जो फीचर हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, और 3 लेक्चर हमने अभी तक किए हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है और इसके अंदर हम प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों से केवल एक ही हमारी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आप लोग अभ्यर्थी हैं, समझेंगे नहीं अभी, लेकिन जब आप एक बार एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, जब वहाँ पर परेशान हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप खोजेंगे सोर्स, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये 8 क्वेश्चन का केवल डिस्कशन नहीं है, यहाँ डिस्कशन के माध्यम से हम यह कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी पुस्तक को, अपनी किताब को, जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं उसको पढ़ें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट निकाल सकें। केवल क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, हम आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं, है ना। आप लोग जिन लोगों ने भी पिछले उन 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बात आपको करनी है कि आप अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में लेकर रखेंगे। जितने भी नए फैक्ट या नई भी कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आती है, आप उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो हम टाइम वेस्ट न करके आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन 1950? 2-3 बातें आपको याद रखनी होंगी। एक पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सारे विकल्प ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जब तक आप चारों विकल्प को नहीं देख लेंगे तब तक आप उत्तर पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि प्री के अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको तभी मिलेगा जब आप चारों ऑप्शंस को धीमे धीमे देखेंगे। पहला इसके अंदर दिया हुआ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहली स्थिति ये दी गई है। डेट आप याद रखेंगे, ये कब के बारे में पूछ रहा है। बहुत अलर्ट मोड में बैठकर आपको एग्जाम देना होता है और आपको बहुत ही कॉन्शियस तरीके से उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है। अदरवाइज आप 26 जनवरी 1950 और 1976 के बाद की अगर स्थिति में जाके देखेंगे, या मैं ये कहूँ कि वर्तमान संविधान की स्थिति के आधार पर अगर इस क्वेश्चन का आंसर करके आ जाएंगे तो आप गलत आंसर दे के आएंगे। पहला दिया है लोकतांत्रिक गणराज्य। मेरा देश लोकतांत्रिक भी है तो गणराज्य भी है, हो सकता है आप इसको टिक कर दें। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ से देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीसरा है सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और चौथा है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम प्रीएम्बल के कुछ भागों को देख लेते हैं, फिर आपको यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आप मेरे बिना बताए ही इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। प्रीएम्बल हमारा शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्प। ये बातें आपको शुरू में लिखी हुई मिलेंगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ऐसे ये आपका शुरू होगा। अब आपको यहां ध्यान क्या देना है, एक तो यह शब्द समाजवादी और यह एक ये वाला शब्द पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष देखने को मिल जाएगा। ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि हमने 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को ये स्वीकार किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अपना लिया। उस उद्देशिका के अंदर हमने जिन शब्दों के, और ये जो दो शब्द हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द हमको कब मिले हैं, 42वें संविधान 42 नंबर का जो अमेंडमेंट था 1976 का, इसके माध्यम से हमने सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक शब्द और था आपका अखंडता यानी इंटीग्रिटी। एक शब्द यहां लिख देता हूं मैं, अखंडता। अखंडता इंग्लिश में इसको कहेंगे इंटीग्रिटी। तो अब आप ये देखिए कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द कब जोड़े गए, 1976 में। तो यहाँ पर जो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा था, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया था आपसे 26 जनवरी 1950 का। तो 26 जनवरी 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी जो प्रस्तावना स्वीकार की गई थी, अपनाई गई थी, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये शब्द तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से ये 3 नए शब्द हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी। अब आप यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर, एक तो ये सोवरेन सेकुलर ये दिया हुआ है, तो सेकुलर की वजह से ये गलत हो गया। यहाँ सोशलिस्ट दिया गया है तो ये भी गलत हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये बातें आप देखो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी हुई हैं। ऊपर वाला भी सही है, क्योंकि ऊपर वाला ये लोकतांत्रिक गणराज्य लिखी हुई है, लेकिन प्रभुत्व संपन्न वाला ये जो शब्द है, यह भी तो इसमें आ रहा है। हमने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, ऑप्शन सारे देखने हैं, बिना ऑप्शन देखे आप आंसर को क्लिक नहीं करेंगे। तो अब आपका जो आंसर होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाला आंसर आपका होना चाहिए। यह क्वेश्चन है आपका, इन्होंने सोर्स इस पे लिखा नहीं है, यह क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन और बनते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। जैसे जो ऑब्जेक्टिव, जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, है ना, प्रेजेंट किया गया था। आगे इसका क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को इसको हमने स्वीकार कर लिया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही आप देखेंगे 2 डेट हमने आपको दी थी। एक डेट हमने लिखी थी आपके लिए 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने संविधान को क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। दूसरी एक डेट हमने आपके लिए लिखी थी 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हो गया। तो यही डेट आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब जैसा कि आपने उस प्रस्तावना को देखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ तक ये शब्द आ रहे हैं। ये मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है,
यूपीएससी में 2024 या 25 के अंदर पूछा गया है कि गणराज्य शब्द से लगे हुए विशेषणों, ये जो उन गणराज्य की जो विशेषताएं बता रहे हैं उनकी उन शब्दों का व्याख्या के बारे में पूछा था और वर्तमान में उनका रिलेवेंस पूछा था। तो न केवल यह प्री में बल्कि मेंस के अंदर भी आपसे पूछा जाता है। तो अब हमने आपको जो बताया कि 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इसके माध्यम से प्रियम्बल के अंदर 3 नए शब्द ऐड किए गए। कौन से ऐड किए गए? समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता। अब मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी के अंदर और भी जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है। या तो ये इन 3 शब्दों में से कोई एक शब्द दिया होगा तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। इनमें से कुछ शब्द दिए होंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन में ऐड नहीं किया गया था। दूसरा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकुलर शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था। तो इसके क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर, बिहार पीएससी के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर ये आया हुआ है। आपको सिर्फ जानना कितना है इसमें से, ये जो हमने लिख के एक्सप्लेन किया है, बस इन शब्दों को आप देख लीजिए। यह हमारे प्रियम्बल की स्टार्टिंग लाइन्स हैं। इन स्टार्टिंग लाइन के माध्यम से आप देख लो तो आप इस क्वेश्चन के बाद आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे आसानी से कर पाएंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करें और सही कोड चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अभी हमने आपको कहा उद्देश्य प्रस्ताव, अभी हमने आपको बोला उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में है, ये अभी मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रपोजल। अभी हमने बोल के आपको बताया पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अब आप देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है जो हमने आपको अभी बताया। आज़ाद भारत की प्रस्तावना बन गया, क्या ये सही नहीं है? आज़ाद भारत की प्रस्तावना बना या नहीं बना? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो वही ऑब्जेक्टिव प्रपोजल था, रिजोल्यूशन था, उसी को प्रियम्बल ऑफ इंडिया मान लिया, प्रियम्बल ऑफ इंडिया बताया गया। प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, इसको आप देखेंगे यहाँ से, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। पहले तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए, उसके बाद इसके रिलेटेड आगे का काम करेंगे आप। प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? हमने आपको अभी बार बार ये स्टेटमेंट बोला कि 42 में संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने अपने प्रियम्बल के अंदर कुछ बदलाव किए और उन बदलावों के दौरान हमने मेन जो काम किया वो क्या था? हमने 3 नए शब्दों को ऐड किया। 3 नए शब्द आपको हमेशा याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यह स्टेटमेंट कैसे भी सही नहीं हो सकता है क्योंकि हमने अमेंडमेंट किया है। ये लिखा है ना, द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, 4 नंबर का जहाँ भी लिखा हुआ है वह आंसर आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था, सही कोड बताना था आपको। चौथा आपका होगा नहीं, 1 2, ये चौथा हट गया, 1 2, 3rd नंबर का बस आपको चेक करना है। 3rd नंबर, प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है। अब इस शब्द को आप समझ लीजिए, नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। आपने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट। जस्टिसिएबल का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर कोई जैसे मूल अधिकार लिखे हुए हैं, इन मूल अधिकारों का अगर कहीं वायलेशन होता है या सरकारें इनको लागू करने में या सरकार इसको वायोलेट करती है तो लोग या लोगों का समूह या कोई भी जो पीआईएल दायर करने का इच्छुक व्यक्ति होगा
वो न्यायालय में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें न्यायालय में जाकर शिकायत के माध्यम से न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, जैसा मूल अधिकारों के साथ होता है। अगर मूल अधिकारों का कहीं भी वायोलेशन आप देखते हैं तो आप किसी के बिहाफ पर जाकर भी न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं और न्यायालय निर्देशों के माध्यम से इनको लागू करा सकता है। दूसरा यहाँ पे दिया है नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब यह होता है कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं सरकार की इच्छा पर निर्भर होते हैं। सरकार चाहे तो उनको लागू करे, न चाहे तो उसको नहीं लागू करे। न्यायालय उसको आदेश के माध्यम से या किसी दिशा निर्देश के माध्यम से लागू नहीं करा सकता है। यह बात आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ डीपीएसपी के बारे में समझना होगा। ये दोनों भी नॉन जस्टिसिएबल है। वो फंडामेंटल राइट जो है ये जस्टिसिएबल हैं, यानी न्याय योग्य हैं, न्याय योग्य हैं, न्याय संगत हैं। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और न्यायालय उनको लागू कराने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इनके संदर्भ में न्यायालय इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से जो भी शब्द प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं उन शब्दों के अनुसार अगर भारत सरकार काम नहीं कर रही है तो आप उन शब्दों को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, मतलब यह बात भी सही लिखी हुई है, यह बात भी सही लिखी हुई है। अब आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो सी नंबर का आंसर आपके पास आना चाहिए। सी में क्या दिया हुआ है? ओनली 1, 2 एंड 3। तो इस प्रकार से आपका यह वाला भी आंसर हो जाएगा। बदलाव तो हो ही सकता है ना, बदलाव तो किया जा सकता है, ये तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। 1, 2 उद्देश्य प्रस्ताव भारत आजाद प्रस्तावना बन गया और प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है। यह क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब मुझे लग रहा है आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या मूल अधिकारों से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं, इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोगों, मतलब ये यहाँ पे दिया बी द पीपल ऑफ इंडिया, यह शब्द आपको भारतीय संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया है? आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपके सामने हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने ये सारी बातें लिखी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। डीपीएसपी के अंदर यह शब्द नहीं लिखा गया है। डीपीएसपी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये डीपीएसपी है। ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, इसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका प्रावधान देखने को मिलेगा। और इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना डीपीएसपी का लक्ष्य है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलेंगे, जो 12 से लेकर 36 तक मिलेंगे। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी किस पार्ट को? पार्ट 3 को। ये 36 हमने लिख दिया है, इस जगह आप एक सुधार कर लीजिए, 35 तक होंगे, क्योंकि 36 से ये शुरू हो जाते हैं। सिटीजनशिप की बात हो रही है। नागरिकता में क्या ऐसी बात कही गई है कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया? यह बात भी इसके अंदर नहीं कही गई है। इसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पार्ट 2 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो अब आपने कितने पार्ट पढ़ लिए यहाँ पर? पार्ट 2, 3 और 4, यानी दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। भाग 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के प्रोविजन किए गए हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक विकास की स्थापना करना है।
मूल अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसी में आप एडिशनल जान सकते हैं, एक पार्ट है, पार्ट 4A। इसके अंदर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं और यह मूल संविधान के अंदर नहीं था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ऐड किया गया था। 2018 के MPPSC में आया हुआ है और यह थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आपको भी इस पर ध्यान देना है। लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है हमारा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की जो शुरुआत हो रही है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। आप जो भी ये डिस्कशन चल रहा है, आप ये मान के चलिए, विश्वास कीजिए इस चीज़ का कि जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कशन हो रहे हैं, यह क्वेश्चन आए हुए तो हैं ही हैं, कहाँ से और बन सकते हैं, इस बात में जितना भी एनालिसिस हो रहा है, एक एक शब्द आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन है। अब यह बात आप इससे देख सकते हैं कि हमने कैसे 7 बार प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इंक्लूडिंग 2025 ऑल्सो। 3 बार हमने इंटरव्यू दिया है, तो कैसे दिया है, ये हमारी अनुभव का ही नतीजा है। जो मैं आपको जिस तरीके से भी डिस्कशन बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको डिस्कशन करा रहा हूँ, आप बस इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और जो पॉइंट आपके लिए नए हैं, उन पॉइंट्स का आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यहाँ पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर। अभी हमने आपको सेकुलर शब्द के बारे में बता ही दिया है कि हमारे संविधान के अंदर सेकुलर शब्द मूल प्रस्तावना के अंदर नहीं था, इस शब्द को बाद में ऐड किया गया है। और ऐड करने के लिए क्या क्या प्रोविजन थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 लाया गया। पूछा जा सकता है सेकुलर शब्द के साथ और कौन से दूसरे शब्द थे जिनको ऐड किया गया, इनको ऐड करने के लिए किस संवैधानिक संशोधन को अपनाया गया या कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया। अब आप इसके अंदर देखेंगे, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि सेकुलर शब्द का सही भाव क्या है। पहला, भारत में अनेक धर्म हैं। हमने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे ऑप्शन एक बार नज़र मारनी है, नीचे तक आपको पढ़ना है। भारत में अनेक धर्म हैं, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकारों के चैप्टर में यह बात लिखी हुई है। धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता की शिक्षा पर विश्वास करती है, यह नास्तिकता जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये तो गलती ही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। हमको बताना है, ये यहाँ पर देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया, यह बात सही है। इंडियंस एंजॉय रिलीजियस फ्रीडम, यह बात करते हैं। सेकुलरिज्म बिलीव इन द टीचिंग ऑफ एथिज्म, यह बात सही नहीं है। द स्टेट इन इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। 3 बातें सही लिखी हुई हैं। अब हमें पहुंचना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही तरीके से व्याख्यायित कौन से करते हैं। तो आपको 2 बातें याद रखनी होंगी कि यह जो सेकुलर शब्द इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पहला अर्थ है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। पहली लाइन यह है इसके अंदर कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा। पहला धर्मनिरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष शब्द हमने यूज किया। दूसरा, जितने भी रिलीजन हमारे यहाँ पर हैं उनके संरक्षण की अपेक्षा सरकार से की गई है, यानी राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह देश के अंदर जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी बिलीफ हैं, उन फेथ सिस्टम हैं, उन सभी को संरक्षण प्रदान करेगा। ये 2 बातें यहाँ पर की गई हैं। तो हम जब इसका आंसर करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ हो जाएगा द स्टेट इन इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यह वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। अब आप यहाँ देख लीजिए, इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस,
हाउ मैनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हैव बीन मेंशन्ड रेस्पेक्टिवली। यह बात आपको बहुत अच्छे से प्रियम्बल जब तक आपने नहीं पढ़ी होगी तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं जस्टिस की तरफ। ये जस्टिस को देखिए, पहले न्याय शब्द है ये न्याय, इस जस्टिस की तरफ से देखते हैं। तो यह जस्टिस की जो अवधारणा है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से ली, रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की जो क्रांति हुई वहां से हमने न्याय शब्द को उठाया। इसके अंदर हमने 3 तरीके के न्याय को शामिल किया गया है। कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये 3 तरीके के न्याय। तो जस्टिस कितने प्रकार के हो गए? 3। सामाजिक न्याय के अंदर क्या होगा कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव का अनुपालन नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। आर्थिक के अंदर क्या हो गया? आर्थिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आजीविका के साधन को अपनाने की छूट प्रदान की जाएगी। कुछ शर्तें लगा सकती है, कोई टेक्निकल काम करवाना है तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई डिग्री, डिप्लोमा, इस टाइप की शर्त भारत सरकार लगा सकती है। राजनीतिक के अंदर हो जाएगा कि राजनीतिक भागीदारी और वोटिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। इस बात को राजनीतिक न्याय के लिए 2 आर्टिकल ऐड किए गए हैं। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 325 और एक आर्टिकल है 326। 326 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के जो मतदान होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। 325 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है कि मताधिकार के लिए 325 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर मत देने से या जो मतदाता सूची है उसमें शामिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये 2 आर्टिकल हैं। इन दोनों के माध्यम से राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मुझे लग रहा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि इन क्वेश्चंस को आप आसानी से लिख पाए। अब आती है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों ही शब्द हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक ये बात हो गई। अब लिबर्टी की बात आती है तो लिबर्टी को हमने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की जो लिबर्टी है यह हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली है। विचार करने की यानी किसी भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, विचार अपने किसी भी तरीके का विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, विश्वास किसी भी प्रकार का फेद, धर्म, विश्वास बिलीफ किसी भी चीज़ में, और उसके अलावा धर्म यानी फेद, और उपासना यानी किसी भी तरीके से वर्शिप करने की छूट हमको प्रदान की गई है। इक्वलिटी की बात आती है तो इक्वलिटी के अंदर जब आप देखेंगे इक्वलिटी, तो ये 2 तरीके की इक्वलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो अवसर की समानता और दूसरी, एक अवसर आपको समान मिलेंगे और दूसरी आपकी प्रतिष्ठा। 2 तरीके की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेटर्निटी बंधुत्व की बात है, ये एक प्रकार की है। इसके अंदर क्या किया गया है? इंडिविजुअल की प्रतिष्ठा, इंडिविजुअल की डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए फ्रेटर्निटी को अपनाया गया। अब आप देख लीजिए 3, 5, 2, 1 कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए था। तो 3, 5, 2, 1 ये है, इसके साथ ही ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। और मुझे लग रहा है कि अब आपको इस तरीके से कभी भी आएगा, कौन से न्याय दिए गए हैं, किस तरीके से आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और
कितने प्रकार की समानता प्रदान की गई है और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व कितने प्रकार का है, ये आप आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, अब यह बात आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात हो रही है। ये इकोनॉमिक जस्टिस आपसे पूछा जा रहा है। हमने अभी अभी आपको बताया कि एक तो प्रियम्बल के अंदर आपको इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिलेगा। देखा आपने? प्रियम्बल के अंदर हमने बोला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो एक तो आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस एक तो यहां पर मिल जाएगा। एक हमने पार्ट आपको और पीछे बताया, पार्ट नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 to 51, इसके अंदर हमने आपको बताया किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर भी आपको सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना की अवधारणा को बल दिया गया है। इसी तरीके के प्रोविजन किए गए हैं कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो आपका आंसर इसके अंदर होना चाहिए प्रियम्बल और डीपीएसपी। ये बी वाला जो ऑप्शन है यह आपका आंसर होगा। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के अंदर ही यह वाले प्रावधान देखने को मिल देंगे जहां से आर्थिक न्याय की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, किस बाद के फैसले में न्यायालय ने सर्वप्रथम, एक केस पूछा गया है, न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इन विच डिड द कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से रिलेटेड आप केस देख लीजिए। प्रियम्बल की एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ केस शुरू हुए। एक केस आया सबसे पहले बेरुवारी का केस, बेरुवारी मामला। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। इसमें इसने कह दिया नॉट ए पार्ट, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और इसने एक बात और कही कि प्रस्तावना के आधार पर या प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का उपयोग न्यायालय अन्य प्रावधानों को व्याख्यायित करने के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। मामला यहाँ पर हो गया समाप्त। उसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला कब का? 1973 का। इस मामले में न्यायालय ने क्या किया, इस बेरुवारी मामले का जो प्रावधान था इसको पलट दिया। अब कहा कि ये जो प्रियम्बल है यह भारतीय संविधान का भाग है, और न केवल यह भाग है बल्कि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी है। अब क्या हो गया इससे कि आप प्रियम्बल के अंदर बदलाव उस ढंग से नहीं ला सकते हैं कि मूल ढांचे का संतुलन बिगड़ जाए। तो यह बात केशवानंद भारती मामले में कहा, मतलब प्रियम्बल पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, और बोला गया कि संवैधानिक व्याख्या के लिए न्यायालय प्रियम्बल के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनका उपयोग कर सकता है, उनको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकता है। इसके बाद एक और मामला आता है LIC ऑफ इंडिया का। LIC ऑफ इंडिया का 1995 में इसी बात को दोबारा से दोहरा दिया कि जो प्रियम्बल है वह भारतीय संविधान का भी हिस्सा है, यानी प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है, और इस प्रियम्बल को संविधान की व्याख्या के दौरान एक रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस बात के फैसले में न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? हमने आपको ये देखो, ये केस तो इससे रिलेटेड नहीं है, यह केस भी इससे रिलेटेड नहीं है। ये दो केस इससे रिलेटेड आ रहे हैं, एक तो बेरुवारी केस और एक ये केशवानंद वाला केस। हम इसमें पूछा है कि इसमें प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना गया था, तो नहीं मानने वाला ऑप्शन है ए, यानी बेरुवारी केस। माना गया था तो उसका आंसर होता केशवानंद भारती केस। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेरुवारी केस।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है भारत के संविधान की उद्देशिका, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। पहला पार्ट सही है, संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में बोला कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, यह बात गलत हो गई। इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना पार्ट सही है। हैज़ नो लीगल इफेक्ट, यह बात गलत है। उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि संविधान की व्याख्या के दौरान प्रियम्बल में दिए गए शब्दों को रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। संविधान का भाग नहीं है, ये तो यहीं पर गलत हो गया, इसे आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। संविधान का भाग है, ठीक है, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा इसका कोई अन्य भाग। ये है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होने अथवा कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात क्या रही? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होने अथवा कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है, और इसका एक सेकंड क्वेश्चन देखने देना, एक सेकंड बस रुकना, आप क्वेश्चन देख चेक कर लूँ एक बार। क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मिसप्रिंट हो इसके अंदर। एक सेकंड बस। इसके अंदर पहला ऑप्शन था संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होने अथवा ये जो बात लिखी हुई है ना, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से पृथक होने पर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बोला है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग की तरह विधिक प्रभाव नहीं रखती, क्योंकि पार्ट 3 के बारे में हमने आपको बताया कि पार्ट 3 जो है वो जस्टिसिएबल है, जबकि पार्ट 4 नॉन जस्टिसिएबल है, प्रियम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है। जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है, संविधान का भाग है यस, किंतु उसके अन्य भागों से पृथक होने पर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका जो प्रियम्बल का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको अन्य भागों के साथ जोड़कर संविधान की व्याख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से ये आज का हमारा डिस्कशन था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए आपका, वो डी नंबर का आंसर होना चाहिए। संविधान का भाग है, ये बात सही है, और उसका प्रभाव अन्य भागों से पृथक होने से पहले है, तो इसलिए आप इसका आंसर डी करेंगे, क्योंकि ये जब रिलेटेड होगा उसके बाद ही यह प्रियम्बल संविधान के अन्य भागों की व्याख्या प्रस्तुत कर सकेगा। तो इस तरीके से हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आप लोग हमारे जो सेशन चल रहे हैं इनको देख रहे हैं, आप अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, और आगे आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आ सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।